ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज लेक्चर तक हम लोगों ने पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग कंप्लीट की थी, जिसमें आपने लॉजिक गेट्स, टाइमर एंड काउंटर, इन सबकी लैडर प्रोग्रामिंग आप लोगों ने कर ली। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल्स में भी ये लैडर प्रोग्रामिंग आएगी। ठीक है, तो हम इसका बेनिफिट इससे ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5, दैट इज केस स्टडी। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जिसकी केस स्टडीज आपको करनी है, जिसमें अपने दो इम्पोर्टेंट है, दैट इज पिक एंड प्लेस रोबोट एंड इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। और भी है, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें पिक एंड प्लेस रोबोट की, सबसे पहले हम पिक एंड प्लेस रोबोट की बात करते हैं। ठीक है, pick and place robot speeds up the process of picking parts up and placing them in new location। सिंपल सी बात है, इस वर्क को, इसको पिकिंग एंड प्लेसिंग के वर्क को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, while also increasing production rate। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। द कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड रिपीटेबिलिटी, हम इन पे बात कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी, रिपीटेबिलिटी पर, है ना, कंसिस्टेंट है और रिपीटेबिलिटी उसकी जो है अच्छी है। बट फॉर डिफरेंट पिक एंड प्लेस रोबोट सिस्टम इट विल बी अनमैच्ड, क्योंकि अलग अलग पर्पज से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अलग अलग स्पीड के हिसाब से पिक एंड प्लेस रोबोट यूज होते हैं। जरूरी नहीं है जो महिंद्रा वाला, जो महिंद्रा की इंडस्ट्री में कोई पिक एंड प्लेस रोबोट लगा हुआ है वो सिमिलर स्पीड पर या सिमिलर कंसिस्टेंसी के साथ मारुति में भी काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इनकी क्या है, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड रिपीटेबिलिटी क्या है, डिफरेंट होती है। These systems are also versatile and can be reprogrammed and tooled to provide multiple applications for consumers। वर्सेटाइल होते हैं, इनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है। वर्सेटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अदर किसी भी अदर वर्क के लिए इनको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। An increase in output with a pick and place robot system offer long-term saving to companies with the advancement in technology and affordability of robots. More pick and place robots are being installed for automation applications। जितने भी अलग अलग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या है, ऑटोमेशन एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा अपन पिक एंड प्लेस रोबोट की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, छोटी सी इंडस्ट्री होती है, एक लॉन्ग एरिया है यहाँ पर, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, अब या तो एक पर्सन कंटिन्यूस इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके जाए, ठीक है, वापस आए, तो ये क्या है, टाइम टेकिंग है। और एक रोबोट यहाँ लगा हुआ है सेंटर पे, जो इस अपने आर्म से इस थिंग को उठा के यहाँ पर प्लेस कर देता है। तो ये दोनों तरफ के वर्क को, जो ह्यूमन एफर्ट है उसको कम करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इस तरीके के जो रोबोट्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और टेक्नोलॉजी में क्या है, एडवांस वर्क देते हैं। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि ये रोबोट्स अफोर्डेबल होते हैं, इंडस्ट्री इजीली इनको अफोर्ड कर सकती है। बेसिक फॉर्म ऑफ पिक एंड प्लेस रोबोट इज शोन इन फिगर। देखिए, सबसे जो सिंपल मैंने बात की थी, सबसे सिंपल पिक एंड प्लेस रोबोट की इमेज कुछ इस तरीके से होती है। द रोबोट हैज 3 एक्सिस अबाउट विच मोशन कैन अकर। इसमें 3 एक्सिस है जिसके अबाउट ये मोशन कर रहा है। फर्स्ट वन इज क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ रोबोट यूनिट ऑन इट्स एक्सिस। आप देख रहे हैं, एक ये सिलिंड्रिकल एक्सिस है और इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन कर सकता है। ठीक है, एक मोशन तो ये हो गया।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर मूवमेंट ऑफ आर्म हॉरिजॉन्टली, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्म। ये जो आर्म है इसकी, इसमें हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन हो सकता है इसमें, और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इस इन डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। दो मूवमेंट हो गया। एंड थर्ड वन इज अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द आर्म। यानी ये जो आर्म है, ये इस सिलेंडर के एक्सिस, इस सिलेंडर पर अप और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर सकती है। तो तीन बेसिक मूवमेंट हो गए एक पिक एंड प्लेस रोबोट। ठीक है, ये फोर्थ वन हम कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ओपन एंड क्लोज भी होता है। जो ये ग्रिपर्स लगे होते हैं, इसका जो जॉ होता है ना, उस ये ओपन एंड क्लोज होता है, तो उसको भी हम मूवमेंट में काउंट कर सकते हैं। बेसिक थ्री है, ये फोर्थ अपना है। द फोर साइड मूवमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय न्यूमेटिक cylinders। जो फोर साइड मूवमेंट्स हैं कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, चलो न्यूमेटिक सिलेंडर्स हम लोगों ने पढ़े थे। न्यूमेटिक सिलेंडर्स जिसमें हम एयर को यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स में हम लिक्विड या वाटर यूज करते हैं, फ्लूइड यूज करते हैं, विच इज ऑपरेटेड बाय सोलेनॉइड बॉल्स विद द लिमिट स्विचेस। जो फोर साइड मूवमेंट्स यानी ये हॉरिजेंटल वाले या अपवर्ड डायरेक्शन वाले, इनको हम क्या है न्यूमेटिक सिलेंडर्स और लिमिट स्विचेस से यूज कर सकते हैं। और लिमिट स्विचेस आर यूज टू इंडिकेट व्हेन अ मोशन इज कंप्लीट। लिमिट स्विचेस का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे हमारा मोशन कंप्लीट हो जाए वो उसको इंडिकेट कर देता है। द क्लॉकवाइज rotation of the robot unit on its base can be obtained from a position and cylinder arrangement during piston forward movement। देखिए ये पिस्टन मूवमेंट, जो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट है उसमें जब पिस्टन फॉरवर्ड मूव करता है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। सॉरी, जो रोटेशनल की बात हो रही है, क्लॉकवाइज इसकी बात हो रही है। पिस्टन फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जब पिस्टन बैकवर्ड मूवमेंट में आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो दो तरीके से हम अपने मूवमेंट्स को अचीव कर रहे हैं। पहला मूवमेंट तो जो लीनियर हो रहा है, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल या फोर्सेड मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको तो न्यूमेटिक सिलेंडर से हम यूज कर सकते हैं। और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो हम पिस्टन से यूज कर सकते हैं, जो सिलेंडर में पिस्टन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया है। ठीक है, इस माइक्रो कंट्रोलर से हम अलग अलग मोटर ड्राइवर्स के साथ इन मोशन को कंट्रोल करते हैं। जो अभी हमने मोशंस पढ़े हैं उनको कंट्रोल करते हैं। डिस्प्ले यूनिट और कीपैड और मोबाइल, जिससे भी हम इस रोबोट को कंट्रोल करना चाहते हैं वो यूज कर लेते हैं। देखिए मोटर ड्राइवर्स लगी हुई हैं यहाँ पर, आर्म और ग्रिपर मोटर लगी हुई है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर रहे हैं। वर्टिकल एंड वर्टिकल मोटर फॉर अप एंड डाउन, क्लियर, एंड मोटर फॉर सर्कुलर मोशन, और व्हील मोटर्स जो लेफ्ट राइट मूव करेगी। इस तरीके से हम एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं। अब देखो माइक्रो कंट्रोलर कौन सा होगा, यहाँ पे या तो 8051 यूज कर लें या फिर ऑर्डिनो यूज कर लें। तो इस तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर की अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक एंड प्लेस रोबोट की एप्लीकेशन क्या है? इट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, मास प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, हाई स्पीड असेंबली एंड पैकिंग। इन सब जगह इनके यूज कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्रोडक्शन, सेफ्टी एंड सेविंग, इसमें एडवांटेजेस काफी हैं अपने को। इंडस्ट्रियल ऑटोमेटेड मैकेनिकल आर्म हैव द capacity to dramatically improve product quality. Okay, applications are performed with precision and high repeatability every time. This level of consistency can be hard to achieve any other way। देखिए जहां हम ऑटोमेशन
प्रोवाइड कराते हैं, ऑटोमेशन जब भी प्रोवाइड कराते हैं, उस केस में क्या होगा, प्रिसीजन और रिपीटेबिलिटी हाई रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। प्रोडक्शन की बात करें, अगर मास प्रोडक्शन करना है, स्पीड से प्रोडक्शन करना है, तो हम ऑटोमेशन से कर सकते हैं। अब ये जो पिक एंड प्लेस रोबोट है, वो क्या है, ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली वो पिक कर रहा है, प्लेस कर रहा है, पिक कर रहा है, प्लेस कर रहा है। तो ये वर्क हम इस मतलब इस बेनिफिट की वजह से हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। So throughout speeds increase, which directly impacts production, because an automated mechanical arm has the ability to work at a constant speed without pausing for break, sleep, vacation. It has the potential to produce more than human worker. सिंपल सी बात है, एक ह्यूमन वर्कर से तो कंपैरिजन में ऑटोमेटिक मशीन को ज़्यादा ही प्रोडक्शन प्रोवाइड करा देगी। सेफ्टी, mechanical arm increase workspace, workplace safety. Workers are moved to supervisory roles where they no longer have to perform dangerous applications in hazardous settings. सिंपल सी बात है, जो वर्कर्स हैं वो तो सिर्फ सुपरविजन करते हैं और इनको कंटिन्यूस वहां पर रहने की नीड भी नहीं है। अगर मान लो टिपिकल टास्क है तो वर्कर्स के लिए क्या है, सेफ्टी मुश्किल होगी, जबकि ऑटोमेटेड जो आर्म्स हैं वो उसको इजीली कर सकते हैं। सेविंग, improved worker safety leads to financial savings. Automated mechanical are also offer untrained performance which save valuable time. Their movements are always exact, minimize material waste. सिंपल सी अच्छी चीज ये है कि जो टाइम है वो बचता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मटेरियल वेस्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिसाइजली वर्क कर रही है, वेस्टिंग कम हो जाती है। और अगर कहीं सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आती है तो अपने क्या है, फाइनेंशियल सेविंग भी हो ही रही है। तो इस तरीके से ये सब उसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्सपेंसिव हो सकता है अपना ऑटोमेटिव, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रोबोट इनकॉर्पोरेटिंग है वो गारंटी रिजल्ट्स नहीं देता। विदाउट गारंटी रिजल्ट्स कब नहीं देता, विदाउट प्लानिंग कंपनीज कैन हैव डिफिकल्टी अचीविंग देयर गोल। अगर उन्होंने प्लानिंग नहीं की और हमने कोई सा भी रोबोट खरीद लिया तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। यानी कॉपरेटेड इंडस्ट्रियल रोबोट्स होने चाहिए। एक्सपर्टाइज एम्प्लॉयज विल रिक्वायर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आया है, आपने ज्वाइन कराया है और उसको आप ऑटोमेशन में लगा देंगे तो वो इजीली उसको परफॉर्म कर ले, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम की नीड रहती है, ठीक है। सेफ्टी इश्यू भी हो जाते हैं। रोबोट्स में प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम सम हजार्ड्स, but in the meantime very presence can their very presence can create other safety problems. These new dangers must be taken into consideration. कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए कोई डिसबैलेंस हो गया या नट बोल्ट लूज हो गया तो अदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम साफ समझ में आ रहा है कि हम जो कार इंजन होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। So EMS stands for Engine Management System, which consists of a wide range of electronic and electrical components. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सच एज रिलेज, हम लोगों ने रिलेज पढ़ी है, एक्चुएटर्स पढ़े हैं। एक नाम आता है इंजन कंट्रोल यूनिट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ईएमएस। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंजन कंट्रोल यूनिट। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा ईसीयू करके, ठीक है। Furthermore, they work together to provide the engine management system that vital data from it with vital data parameters that are essential for governing various engine functions effectively. ये सारे मिलकर क्या है, जो डेटा पैरामीटर्स हम इसको मिलते हैं, जो सेंसर्स के थ्रू, एक्चुएटर्स के थ्रू इसको डेटा जो मिलता है उस पर ये वर्क करते हैं और सारे कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
The engine management system is incorporated in the modern day engine technologies such as MPFI, GDI, CRDI. आप इनका क्या है फुल फॉर्म मुझे सर्च करके बताओगे। MPFI और जो GDI है वो तो पेट्रोल इंजन में है और CRDI है वो डीजल इंजन में है। ठीक है, इनकी जो फुल फॉर्म है वो सर्च करके आपको बतानी है। व्हाट इज ECU? अब हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ EMS, दैट इज ECU। इट इज इंजन कंट्रोल यूनिट। ECU स्टैंड्स फॉर इंजन कंट्रोल यूनिट एंड ECM फॉर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। दोनों सिमिलर ही है, मॉड्यूल या यूनिट कह लीजिए, ECU है ECM। ओके, इंजन कंट्रोल यूनिट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ EMS, यानी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का सेंट्रल पार्ट क्या है? इंजन कंट्रोल यूनिट, विच इज वर्चुअली द ब्रेन ऑफ इंजन। It plays an important role in collecting, analyzing, processing, and executing the data it receives from various subsystems. ये डेटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। कौन से डेटा को? जो अलग अलग सब सिस्टम्स इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फर्दर मोर एन ECU comprises a computer which uses a microchip to process the inputs फ्रॉम वेरियस इंजन सेंसर्स इन रियल टाइम। देखिए, एक जो ECU है उसके कई सारे इनपुट्स हो सकते हैं, कई सारे आउटपुट्स हो सकते हैं। अगर हम कुछ नाम देखें तो जैसे इग्निशन स्विच हो गया, थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, मैनिफोल्ड एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, इंजन ऑयल प्रेशर का, क्रैंक पोजीशन सेंसर, कैम पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, फ्यूल प्रेशर सेंसर, बैटरी वोल्टेज, ये सब इनपुट हो सकते हैं। और इन्हीं इनपुट की वजह से वो किसको हैंडल कर सकता है? इन सब आउटपुट्स को हैंडल कर सकता है, चाहे वो अपने एयर कंट्रोल वाल्व हो, स्पार्क प्लग्स हो, थ्रोटल कंट्रोल हो, इंजेक्टर्स हो, ऑक्सीजन सेंसर्स हो, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स हो, जैसे फ्यूल पंप का BBT, पता नहीं मुझे भी, और रेडिएटर फैन, ऑल्टरनेटर, AC, ये सारी चीजें इसके आउटपुट में आ सकती हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल कर रहा है, इन इनपुट से इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने ये बोलना था कि पहले ये डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। तो इन इनपुट से ये डेटा को कलेक्ट कर रहा है और अपने जो मैनेज कंट्रोल यूनिट है उसमें जो मेमोरी है उसमें क्या कर रहा है? ये उसको एनालाइज कर रहा है, उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, देन वापस से इनको एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी भी आउटपुट फंक्शन पर एग्जीक्यूट करनी है। द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कंटेन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोनों ही पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी है। द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दैट इज PCB ऑफ द ECU कंसिस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर चिप और द CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर या फिर CPU। ठीक है, हम लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं और इसको हम छोटा सा कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो जो ECU है उसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। द सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर और चिप ऑन द PCB। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो माइक्रो कंट्रोलर की चिप में या उसके जो PCB है उसमें स्टोर रहता है, जो PCB पर चिप लगी हुई है। It is possible to reprogram the ECU by updating the software or by replacing the chip। आप चाहे आप इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए या फिर चिप को रिप्लेस कर दीजिए। All the engine sensors send data inputs by the way of electrical signals to the ECU। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में सारे इनपुट्स इसको डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, एंड इन टर्न ये क्या करता है? कंट्रोल वेरियस एक्चुएटर्स, इग्निशन टाइमिंग, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग एक्सेट्रा, इन सबको क्या कंट्रोल कर सकता है। अगर हम बात करें कि ECU वर्क कैसे करता है, बेस्ड ऑन द डेटा इनपुट, जो डेटा रिसीव हो रहा है उस पर ये वर्क करता है। प्रिसाइजली कैलकुलेट एंड डिलीवर्स द आइडियल एयर फ्यूल मिक्सचर। ये क्या है? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को आइडियली डिलीवर करता है। जो थ्रोटल सेंसर होते हैं ना, थ्रोटल सेंसर, उसमें एयर जो कितना एयर आनी चाहिए, इनटेक होना चाहिए फ्यूल के साथ, वो चीज सेंस करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द आइडियल स्पीड ऑफ द इंजन एंड लिमिट ऑफ द टॉप स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड, जो इंजन की स्पीड है और जो व्हीकल की स्पीड है उसको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। दिस सिस्टम ऑल्सो
widely referred as electronic engine management system, okay, EEMS or EMS. Furthermore, it is possible to customize modern day ECUs to suit different vehicular applications and varying customer demands. चाहे व्हीकल बेस पे कोई एप्लीकेशन चेंज हो रही है या फिर कस्टमर की कोई डिमांड हो, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. In addition, some cars have individual control modules for all major systems. A modern car has following individual control modules. इसमें क्या कई सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स होते हैं, उनको अपन किससे कंट्रोल करते हैं, ECU से कंट्रोल कर लेते हैं. अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं होते. पहले जो प्रॉब्लम होती है उनको सब डिवाइड किया जाता है. मान लो सपोज फ्यूल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक फ्यूल मॉड्यूल बना दिया. सेंसर क्या कहते हैं, प्रेशर की जो ये फ्यूल प्रेशर है उसकी प्रॉब्लम, उसके लिए फ्यूल प्रेशर मॉड्यूल बना दिया. इस तरीके से अलग अलग देखिए मॉड्यूल्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज इंजन कंट्रोल मॉड्यूल.